नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास और सुशासन को नई गति देने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। एक ओर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए प्रदेश की कनेक्टिविटी, रोजगार और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय किसानों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा देने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का आगाज। क्या 5206 बसों से जुड़ेगा पूरा मध्य प्रदेश? 150 इलेक्ट्रिक बसें बदलेगी सफर का अंदाज। कनेक्टिविटी, रोजगार और विकास पर फोकस। मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अब क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित होने जा रही है। सरकार ने पूरे प्रदेश को 7 बड़े परिवहन क्षेत्रों में विभाजित किया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा को केंद्र बनाकर बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि यात्रियों को बेहतर रूट नेटवर्क, समयबद्ध सेवाएं और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। इससे विभिन्न जिलों के बीच आवागमन आसान होने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। योजना का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण पहलू पीएम ई बस सेवा है। इसके तहत इंदौर में 150 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा, ईंधन लागत घटेगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ये पहल भविष्य की स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार इसे हरित विकास और टिकाऊ परिवहन मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश भर के 1164 मार्गों पर 5206 बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। इसका लाभ छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ अंचलों को मिलेगा। बेहतर सड़क परिवहन से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को सुविधा मिलेगी। पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी विकास का सबसे मजबूत आधार बन सकती है। ये योजना रोजगार सृजन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य और क्षेत्रीय स्तर की परिवहन कंपनियों में लगभग 1190 नए पदों का सृजन प्रस्तावित है। बस संचालन, तकनीकी सेवाओं, प्रबंधन और निगरानी से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इससे परिवहन क्षेत्र में पेशेवर व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई परिवहन सेवा से निजी बस संचालकों के हित प्रभावित नहीं होंगे। वहीं वर्तमान परमिट व्यवस्था जारी रहेगी और नई सेवाएं उसके पूरक के रूप में कार्य करेगी। दावा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से यात्रियों को अधिक विकल्प, बेहतर सेवाएं और उचित किराए का लाभ मिलेगा। हालांकि योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और आम जनता को इसका वास्तविक लाभ कितनी तेजी से मिलता है। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी
और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा केवल बस संचालन की योजना नहीं बल्कि कनेक्टिविटी, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास का एक व्यापक विजन है। अब सवाल ये है कि क्या ये पहल वास्तव में मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को नई पहचान दे पाएगी? इसका जवाब आने वाला समय तय करेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 जून से 21 जून तक विशेष सेवा अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया जाएगा। किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और संभवतः 30 जुलाई तक इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। सरकार ने जानकारी दी कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और जल्द ही मूंग तथा उड़द की खरीदी शुरू होगी। मध्य प्रदेश में किसान वर्ष हम मना रहे हैं और इस किसान वर्ष में इस वर्ष गेहूं का उपार्जन 1 करोड़ 4 लाख टन के करीब हुआ है, जिसमें 13,42,000 से ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन किया गया है, जो देश में प्रथम है और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक हुआ है। पिछले वर्ष 78 लाख टन का इसका टारगेट रखा था, उसकी जगह पर 104 लाख टन 1 करोड़ 4 लाख टन का उपार्जन किया गया है और करीब 25,000 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। यह एक व्यवस्थित मैनेजमेंट या प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण भी पेश हुआ है और इससे और खास करके लघु व सीमांत किसानों का सर्वाधिक उपार्जन इस बार सुनिश्चित हुआ है। गेहूं उपार्जन में 10 वर्षों का सर्वाधिक ये है। मूंग व उड़द का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया गया है और उसका सही समय पर उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा। पशुपालकों की सुविधा के लिए गोरस ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे पशुधन संबंधी जानकारी और सेवाएं आसानी से उपलब्ध होगी। वहीं प्रदेश में दूध संग्रहण के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैबिनेट ने सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। धार में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के सरस्वती लोक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 48,500 पट्टाधारियों को निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिलने की उपलब्धि भी बैठक में साझा की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सिलाई कर तैयार की गई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। 3 मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं को निरंतरता देने की मंजूरी दी गई है। इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग में लिया गया है। 1 से 8वीं तक के बच्चों को करीब इसमें 600 रुपए 2 ड्रेस के डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे थे, परंतु ये देखने में आया था कि बच्चे गांव-गांव में सुदूर छोटे से हमारे आदिवासी अंचल और मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को देखते हुए उस तरीके का कपड़ा मिलना, ड्रेस का वो सिलाई के लिए बराबर व्यवस्था होना इतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। तो इस बार ये निर्णय लिया गया है कि 1 से 8वीं तक के सारे बच्चों के लिए ड्रेस सिलवा करके दी जाएगी और उसमें टेंडर लगाए जाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि उसमें मध्य प्रदेश के
उद्योगों के द्वारा जो गारमेंट इंडस्ट्री हमारी है उन लोगों से चर्चा भी हुई है और उन्हीं के टेंडर करके और इसका ड्रेस को अलग अलग साइजेस जो रहती है सारा उसका वर्गीकरण कर लिया गया है और ये ड्रेस अब की बार सिली हुई ड्रेस अब इस वर्ष उपलब्ध करवाई जाएगी और मुझे लगता है साइकिल के भी उपलब्ध कराने से पुस्तकें भी उपलब्ध कराने में इस बार हम सफल हुए हैं। तो यह ड्रेस भी हम बराबर वितरित करके 1ली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को यह ड्रेस हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज की 3 योजनाओं की निरंतरता 17,000 करोड़ की 5 साल की निरंतरता की मंजूरी दी गई, जिसमें 1,200 करोड़ के नवीन कॉलेजों का निर्माण है और जो पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स निरंतर बढ़ती रहती है, बीच बीच में परमिशन आती है और उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। और मेडिकल कॉलेज से जो संबंध हॉस्पिटल्स हैं उनको संचालन के लिए 14,365 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंदौर के अंदर जिला न्यायालय भवन जो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला न्यायालय भवन पिपलियाहाना में बन रहा है, वह 626 करोड़ उसकी पुनर्निरीक्षित अनुमान पहले 412 करोड़ को था, अभी उसके 626 करोड़ रुपए की राशि पुनर्निरीक्षित की स्वीकृत की गई है और बहुत जल्द यह न्यायालय का पूरा भवन बनकर के तैयार होगा और यह कार्य चालू हो जाएगा। साथ ही इंदौर जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है और ग्लोबल स्किल पार्क परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश कैबिनेट के फैसले किसानों, विद्यार्थियों, पशुपालकों, युवाओं और आम नागरिकों को केंद्र में रखकर लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जन कल्याण योजनाओं का दायरा और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।